तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका चौथे भाग में, जिसमें कि हम फसल को लेके जाएंगे 80 दिनों से लेके अगली आपकी 5वीं 6वीं और 7वीं स्टेज में, जिसको हम एक ही साथ जो है लेके चलेंगे। जिसमें कि हम बात करेंगे 80-85 दिन से लेके फसल के 150 दिन, और लास्ट जो सर्दियों और बरसात का मौसम का सीज़न रहता है वो चलता है आपका 180 दिनों तक। तो उसको हम 180 दिन तक लेके जाएंगे, और मैक्सिमम जो एवरेज टाइम रहता है सीज़न का वो चलता है हमारा 150 दिन, यानी कि 150 दिनों की गर्मियों की भी फसल रहती है। वहाँ तक हम क्या क्या आगे करेंगे। पिछले भागों में आपने कुछ एक देखा कि किस तरीके से हमने प्रिपरेशन की खेत की, प्लांटेशन की, किस तरीके से हमने जो इसमें फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड शेड्यूल्स डाला पहले, दूसरे और तीसरे भाग में। तीसरा भाग काफ़ी लेंथी था, बहुत ही ज़्यादा 1 घंटे के ऊपर हो गया था, और इस भाग में इतना कुछ बताने लायक नहीं रहता, पर फिर भी कुछ एक ज़रूरी बातें रहती है जो आपको जानना ज़रूरी रहता है। तो उसी के ऊपर आज इस वीडियो में डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों इस वाले भाग में जो हमारा खेती, जो हमारा सीज़न का चरण चलता है, यानी कि 80 दिन के बाद जो है हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। जितना भी हमने मेहनत करनी रहती है उसका फल अभी हमारे को मिलना शुरू हो जाता है। तो 80 दिन तक हमें जो है बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल्स टाइट रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब थोड़ा हमारे को जो है ढील मिलती है, थोड़ा सा हमें जो है समय मिलता है अपने लिए भी। इसमें सिर्फ हमारा काम रहता है कि हार्वेस्टिंग, तोड़ान तोड़ान और तोड़ान। अगर रेट अच्छा है मार्केट में तो आप जल्दी तोड़ान कर लीजिए, साकर टमाटर निकाल दीजिए, यानी कि अद्धा कच्चा निकाल दीजिए। अगर रेट बहुत ही डिप है, बहुत ही गिरा हुआ है, तो आप जो है फसल को होल्ड कर सकते हो लगभग 15-20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। गर्मियों के सीज़न में भी आप होल्ड कर सकते हो, और बरसात का और सर्दियों का जो सीज़न रहता है उसको आप लगभग जो है 2 महीने तक भी जो है होल्ड कर सकते हो। पर मैक्सिमम जो है बरसात और सर्दियों में जो है रेट अच्छा रहता है। उस वक्त जो है फसल में, मार्केट में फसल बहुत ही कम होती है आई हुई, क्योंकि बहुत जगह जो है ख़त्म हो जाती है फसल, सड़न गलन ब्लाइट बहुत कुछ लगता है, बाढ़ आती है, तो उसके कारण जो है काफ़ी कम फसल बाज़ार में आपको मिलती है। और दूसरा गर्मियों के सीज़न में ये रहता है कि भारी मात्रा में, भारी तादाद में फ्रूट आता है, जिससे कि रेट एकदम से बहुत ही डाउन भी चला जाता है, एकदम से बहुत ही पीक पे भी चढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा रेट हमारे को मिल जाता है। तो उस सिचुएशन में ये रहता है कि अगर हमारा एक बार पहला तोड़ान हो जाता है उसके बाद फसल को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले तोड़ान तक आप फसल को जो है 1 महीना भी डिले कर सकते हो गर्मियों के मौसम में भी। अगर एक बार आपने तोड़ान शुरू कर दिया फिर वो नहीं रुकता रुके से भी। तो और ये वाला समय रहता है दोस्तों जिसमें कि हमें लोगों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। इसमें जो है हमें सिस्टमिक जो इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड्स रहते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना है, बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि उनके कुछ अंश जो है वो लंबे समय तक जो है फसलों में देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप आज तोड़ान करोगे तो उसमें ये रहता है कि अगर आप आज या पिछले कल उसमें जो है कोई भी सिस्टमिक किया फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई भी पेस्टिसाइड उसमें छिड़काव करते हैं, तो उसके अंश जो है अगले 7-8 दिन या 12 दिनों तक जो है पौधे में ट्रैवल करते हैं। वो उस चीज़ को जो है फसलों को इंसेक्टिसाइड्स और जो है फंगस आपको लगता है ब्लाइट जैसी बीमारियों से उसको उसकी रोकथाम करता है, पर वो उसके अंश जो है वो पौधे में ही रहते हैं, जो कि मानव प्रजाति के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है हानिकारक रहते हैं। तो इस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का शेड्यूल रखना पड़ता है। अगर उस सिचुएशन में जब आपकी जो है बहुत ही ज़्यादा कीट लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फंगस, बहुत ज़्यादा ब्लाइट की समस्या आपको देखने को मिल रही है, उस सिचुएशन में आप जो है फंगीसाइड को जो है सिस्टमिक वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको पीछे जितने भी बताए थे सारे के सारे शेड्यूल में वो सिस्टमिक में ही आते हैं, मैक्सिमम 1-2 को छोड़ के। आप पिछला ही शेड्यूल जो है इसमें कंटिन्यू कर सकते हो, और हर 10 से 15 दिन में एक बार आपने छिड़काव करना रहता है। ये वो समय रहता है जिसमें कि आपकी पत्तियां भी जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं, आधे से ज़्यादा पौधे की पत्तियां निचली जो रहती हैं वो पीली पड़ के सूख जाती हैं। तो इसमें इतने ज़्यादा जो है सिर्फ जो है वो बैक्टीरिया का खतरा रहता है, जिसके लिए आप कॉपर और एंटीबायोटिक की ड्रिंचिंग करते हो। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो कि हमें क्या क्या करना रहता है। स्टेज में हमारे जो है फूल पड़ते रहते हैं अच्छे खासे, फ्रूट का जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जो फ्रूट बनता है, और साइज़ उसका मेन हमारा काम रहता है। और पौधे की ग्रोथ जो रहती है वो बहुत ही कम होती है। इसके बाद इस स्टेज तक 80 दिनों तक पहुँचते जो है पौधा पूरी तरह से ग्रोथ ले लेता है। उसके बाद थोड़ी बहुत ही ग्रोथ पौधे में देखने को मिलती है आपको। हाइट, पत्तियाँ बहुत कम निकलना शुरू होती हैं, जिनकी फैलावट बहुत कम रहती है, और सिर्फ फ्रूट साइज़ के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना रहता है। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा धागा बांधाई का काम भी चलता है, 1-2 धागे हमारे बांधने को रह जाते हैं इसमें। और बात करता हूँ दोस्तों तो 80 दिनों से लेके 100 दिनों के भीतर एक बार आपने लास्ट डोज जो रहता है वो कैल्शियम का डालना है अपने पौधों में।
उनको कोई भी ले लो आप, बोरोनेटेड कैल्शियम ले लो या कैल्शियम नाइट्रेट ले लो, कोई भी आपको कैल्शियम जो है बाज़ार में दानेदार फॉर्म में मिल जाता है, उसको 5 किलो जो है आपने पूरे 5000 पौधों के लिए उसको पूरे के पूरे खेत में बिखेर देना है। जड़ों के आसपास पानी देने के बाद ही डालना है आपको। खेत में थोड़ी नमी होनी चाहिए ताकि वो एकदम से ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और दूसरा दोस्तों बात करते हैं हम ड्रिंचिंग के ऊपर कि हमें कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और मैक्रो और माइक्रो दोनों को कौन कौन से टॉनिक्स को ड्रिंच करना रहता है। तो इस स्टेज में तो साइज़ ही हमारा मैटर करता है। तो उसके लिए चलता है दोस्तों हमारा 0050, जिसका कि आप छिड़काव जो रहता है दोस्तों वो कर सकते हो 100 से लेके 110 दिनों के भीतर कभी भी बीच में। एक आपने लास्ट जो है पिछले शेड्यूल में भी देखा होगा कि हमने 85 दिनों के अंदर जो है एक ड्रिंचिंग कर ली थी, और इसमें जो हमने करनी है वो करनी है हमने 100 से 110 दिनों के भीतर पहली ड्रिंचिंग। आप यही शेड्यूल जो है आगे को, अगर गर्मियों का सीज़न है तो इसको 2 बार आप रिपीट कर सकते हो। एक आपने जो है 100 से 10 दिनों के भीतर करनी है और दूसरी 110 से लेके 130 दिन के भीतर ड्रिंचिंग आपने कर लेनी है। और अगर आपका सर्दियों का या बरसात का रहता है तो उसमें आपने यही वाला प्रोसीजर शेड्यूल जो है 3 बार आपने आगे को कैरी कर लेना है। यही आपका रहता है आगे को 130 दिनों तक आपने दूसरा कर लिया, उसके बाद जो है 140 दिन या 50 दिनों तक जो है आपने तीसरा इसमें ड्रिंचिंग कर लेनी है, क्योंकि वो लंबा थोड़ा टाइम चलता है। तो ये हमारे 3 या 2 इसके बाद शेड्यूल रह जाते हैं ड्रिंचिंग के, जिसमें कि 0050 हमारा डलता है दोस्तों। ड्रिंचिंग में आपका वही चलेगा, 5000 पौधों के लिए 60 लीटर ही पानी सफिशेंट होगा। तो 60 लीटर पानी में जो डलेगा आपका 240 ग्राम जो है 0050 आपका डल जाएगा, यानी कि 20 लीटर पानी में लेके चले तो 80 ग्राम के आसपास आपका डल जाएगा। उसी में आप मिक्स कर सकते हो दोस्तों 13045। ये एक्सेप्शनल है, आप ऑप्शनल तरीके से इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। 0050 ही आपका चलता है। अगर 13045 आपके पास अवेलेबल है तो उसको आपने जो है 90 ग्राम के आसपास 60 लीटर पानी में डाल देना है सेम पंप में। और तीसरा आपका आ जाता है दोस्तों बोरोन या सागरिका में से आपके पास कोई भी अवेलेबल है। सागरिका और बोरोन ये बायोविटा आपका रहता है, ये आपकी लास्ट ड्रिंचिंग भी हो सकती है या फिर अगले वाले शेड्यूल में भी आप इसको डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके बाद इसका इतना काम नहीं रहता है पौधे में। आप अगले में भी डाल सकते हो, तीसरे वाले में आपको ज़रूरत नहीं है डालने की, जो बरसात और सर्दी में चलता है। तीसरा जो आपका शेड्यूल चलेगा सेम, उसमें डालने की आपको ज़रूरत नहीं रहती है बायोविटा और सागरिका को। जो सागरिका और बायोविटा आपका डलेगा दोस्तों सेम पंप में, वो डलेगा 120 ml के आसपास 60 लीटर पानी में। और उसके बाद दोस्तों आखिरी आ जाता है हमारे पास बोरोन। बोरोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है अब, क्योंकि इस बोरोन जो रहता है वो छिलके में चमक लाता तो आपका 0050 यानी कि पोटासियम सल्फेट भी है, पर ज़्यादा रहता है बेटर वो बोरोन रहता है, जिससे कि आपका छिलका फटता भी नहीं है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ही लो टेम्परेचर है, उस कंडीशन में जो है वो छिलके को फटने नहीं देता है, फ्रूट में आपके चमक भी लाता है अच्छे तरीके से। तो उसके लिए बोरोन आपका डलेगा दोस्तों 60 लीटर पानी में 150 ग्राम के आसपास। बोरोन आपको बहुत सारे मिलते हैं, 12%, 20%, आप कोई भी ले लो उसको। 150 ग्राम के आसपास आपने जो है बोरोन इसमें डाल लेना है। हालांकि ये जो सल्फ़र आपका रहता है दोस्तों, पोटेशियम सल्फेट आपका आ जाता है, उसमें ये रहता है कि आप बोरोन उसमें मिक्स नहीं कर सकते, कैल्शियम उसमें मिक्स नहीं कर सकते, पर ड्रिंचिंग में आप इसको डाल सकते हो, जिससे कि आपको थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। स्प्रे में आप इनको अगर लेते हो इतनी मात्रा में तो आपके जो पत्तियाँ रहती हैं उनके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा नहीं, उससे नुकसान होता है। तो ड्रिंचिंग में ज़्यादा बेटर रहता है और लंबे समय तक जो उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यही शेड्यूल जो मैंने आपको अभी 4 चीज़ें बताई, वही शेड्यूल आपका 110 से 130 दिन के भीतर भी आप रिपीट कर सकते हो उसके बाद। और गर्मी जो आपका बरसात का और सर्दियों का रहता है उसमें 140 से 150 दिनों के भीतर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको, 8 से लेके 12 या 15 दिन के गैप में, इंटरवल में। और लास्ट आपकी जो कॉपर की ड्रिंचिंग रहती है दोस्तों वो आ जाती है 100 से 120 दिनों के भीतर। उसके बाद 120 दिन के बाद आपको कॉपर की ड्रिंचिंग करनी भी नहीं रहती है इतने बाद, उसके बाद अनिवार्य भी कुछ नहीं रहता उसका जो काम रहेगा आपका वो आगे काफ़ी लंबे समय तक जो है ये कर लेता है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कॉपर की ड्रिंचिंग जो है आपने एंटीबायोटिक के साथ लेनी है, उसको आपने जो है हर 12 से 15 दिन में एक बार रिपीट करना है। 25 दिनों के बाद जैसे आपकी फसल जो है 25 दिन की हो जाती है, उसके बाद आप कंटिन्यू जो है इसको 12 से 15 दिनों में जो है इसको कंटिन्यू ड्रिंच कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इंसेक्टिसाइड शेड्यूल के ऊपर। थोड़ी बहुत जो आपके कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स आते हैं थोड़ी सी उनके ऊपर बात कर लेता हूँ। बाकी के आप शेड्यूल जो पिछला बताया है आपको वही कंटिन्यू कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा जो है कीट लगे हुए हैं। अन्यथा जो है इस स्टेज में जो है कीट बहुत कम लगते हैं, हार्वेस्टिंग चल पड़ती है, बहुत कम स्टेजेस में जो है कीट रहते हैं। अगर आपने जो है 85 दिन तक जो है अच्छा शेड्यूल चलाया हुआ है, जिसमें कि आप इस्तेमाल कर सकते हो बायर का स्पिंटोरम और ट्रैक्टर डो
टिफिन टाटा का, जिसका कि डोज रहता है दोस्तों 6 ml 20 लीटर पानी में। आप जो है स्टेज के अनुसार जो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कि कितना आपका लग जाएगा। इसको जो है आप 85 दिनों से लेके 90 दिनों तक कभी भी जो रहता है आपका 85 दिन के बाद 90 लीटर पानी आपका अप्रॉक्सीमेट लगेगा। अगर आपकी हाइट जो है 5 फीट के आसपास है पौधे की, अगर 5 फीट से ऊपर है तो उसमें जो है 120 लीटर के आसपास पानी लग जाएगा 5000 पौधों में। तो दूसरा आता है दोस्तों आपका ओबेरॉन बायर का ही, जिसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिसको आप अभी जो है इस पर छिड़काव कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के दौरान। यानी कि 2 दिन का गैप आपका रहेगा, फिर भी अगर आप आज छिड़काव करते हो तो अगले 2 दिन तक आपने हार्वेस्टिंग नहीं करनी है ओबेरॉन में भी। तो जिसका कि डोज रहता है आपका दोस्तों 15 से 20 ml आप ले सकते हो 20 लीटर पानी में। सबसे बेस्ट रहता है आपका दोस्तों क्लोरोफायरफस, 20% ईसी फॉर्म में आता है, 50% ईसी फॉर्म में आता है। इन दोनों में से कोई भी आप ले लो, ये बेस्ट रहते हैं आपके एकदम से कीड़ों को मारने के लिए। और ज़्यादा लंबा टाइम इनका जो है फसल में असर भी नहीं देखने को मिलता है, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। जिसके कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनीज़ के बाज़ार में मिल जाते हैं, जिसमें से 2-4 के मैं नाम बताऊँगा तो कृष्णा 50 आपको मिलता है, टैग बैन मिल जाता है, टीसी कृष्णा 20 मिलता है आपको दोस्तों, स्टार बैन मिलता है, लीथल 20 ईसी मिलता है, लीथल 50 मिलता है आपको, हिल बैन मिलता है, हिल्टर मिलता है। इन नामों से आपको बाज़ार में ये मिल जाते हैं। तो इनका छिड़काव ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी रहता है दोस्तों, और इनका आपको छिड़काव कर सकते हो। डोज़ की बात करूँ दोस्तों तो 20 लीटर पानी में जो है ये आपका 40 से 50 ml डल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा मात्रा रहती है, यानी कि बहुत ही सस्ते भी पड़ते हैं प्रोडक्ट और इंसेक्टिसाइड्स के मुकाबले। और अगला आता है दोस्तों हमारे पास बायर का लार्विन, जो कि मार्केट में आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है और ज़बरदस्त रिजल्ट्स उस वक्त इसके मिलते थे। आजकल भी मिलता है मार्केट में कहीं कहीं, पर बहुत कम शॉप्स में देखा कि नहीं मिलता है आजकल। काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है, एक तरह का कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। तो लार्विन का आपका जो डोज रहता है पर लीटर पानी में वो डलता है 2 से 3 ग्राम, जिसको आप जो है हार्वेस्टिंग स्टेज में अप्लाई कर सकते हो। अगला आता है दोस्तों BASF कंपनी का वेस्टिकोर, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं, जिसको आप जो है 20 लीटर पानी में 6 ml डाल सकते हो। काफ़ी कॉस्टली है ये भी। और अगला आ जाता है दोस्तों हमारे पास BASF कंपनी का ही एक्सपोनेंस, जो कि एक नया प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिसके कि ये भी एक तरह का कॉन्टैक्ट जो है इंसेक्टिसाइड रहता है। तो इसके भी काफ़ी लंबे समय तक जो है ये कीड़ों को कंट्रोल कर लेता है एकदम से उनके स्पर्श में आते ही। ज़्यादातर जो है फ्रूट में इसके ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसका भी आप इस्तेमाल जो है हार्वेस्टिंग से 2 दिन पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रहे हमारे दोस्तों कुछ इंसेक्टिसाइड्स, और भी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको भारी मात्रा में कीट लगते हैं तो आप पुराना वाला शेड्यूल भी चला सकते हैं। तो अगला बात करता हूँ दोस्तों फंगीसाइड के ऊपर। फंगीसाइड का भी आपका वही सेम रहता है दोस्तों। फंगीसाइड में सबसे बेस्ट जो रहता है दोस्तों वो मिलता है हमारे को M45। बहुत सारी कंपनी के M45 मिलते हैं, मैनकोजेब, जो कि एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड में आता है, एकदम से जो है फंगस को कंट्रोल कर लेता है। उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, जो कि आपका 20 लीटर पानी में 30 ग्राम के आसपास डलेगा। तो इस स्टेज में आपका वही लगेगा दोस्तों 5 फीट की हाइट के आसपास, गर्मी में जो रहता है उसमें 90 लीटर पानी ही लगेगा 5000 पौधों में। और जो सर्दियों का रहता है, जो बरसात में चला होता है, उसमें जो है 120 लीटर के आसपास पानी आपका 5000 पौधों में लग जाएगा, जिसमें कि 130 से लेके 180 ग्राम तक आपका जो है M45 डल जाएगा डाइथिन, जो कि काफ़ी सस्ता भी रहता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव इसके रिजल्ट्स भी रहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कवच सजेंटा का, वहीं आपका जटायु आता है। इन दोनों का डोज, इन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड में मिलते हैं आपको, जिसका कि 30 ग्राम जो रहता है वो 20 लीटर पानी में इसको डाल सकते हो। पर M45 आपका इजीली हर जगह मिल जाता है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर भारी मात्रा में बहुत ही ज़्यादा जो है कीट लगे हुए हैं, आपके फंगस लगा हुआ है, ब्लाइट लगी हुई है, तो उस स्टेज में जो है आप दूसरे जो रहते हैं आपके फंगीसाइड्स, वही पुराने वाले शेड्यूल के आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे रिडोमिल एक्सेट्रा आपके आते हैं, एक्रोबेट आता है, टाटा का अयान आता है। उनमें से बहुत सारे और भी फंगीसाइड, किसी का भी आपने जो लिया होगा पुराना वही इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी आप थोड़ा अवॉइड करें फसल को हार्वेस्ट करने से लगभग 4-5 दिनों तक। अगर आप सिस्टमिक फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद 5 से 6 दिन तक जो है आप फसल को बाज़ार में ना लेके जाएँ। और इसके बाद दोस्तों बहुत सारे दोस्त ये चाहते हैं कि उनकी फसल जो है जल्दी से जो है फ्रूट दे दे, उनको पैसा दे दे, और जो है फसल जल्दी से ख़त्म हो जाए, उनका खेत खाली हो जाए। तो उसके लिए आप जो है लगभग 5 से 10 किलो यूरिया ले सकते हैं 5000 पौधों के लिए, जिनको कि आप जड़ों के पास डाल सकते हो, जिससे कि फसल काफ़ी जल्दी जो है ख़त्म होने के लिए तैयार हो जाती है और साइज़ भी उससे थोड़ा बढ़ता है। वैसे तो यूरिया जो है वो
प्लांट ग्रोथ करता है, हरियाली देता है, नाइट्रोजन, पर उससे आपका देखा है ये कि उससे जो है फ्रूट में थोड़ी सी एकदम से जो है साइज़ में इंक्रीज़ होता है और आपका जो फसल रहती है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा आपका मिलता है दोस्तों बायर का इथरल। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि जल्दी कैसे पकाया जाए, उसके लिए आपका रहता है बायर का इथरल। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो इलीगली यहाँ पे रहते हैं, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, पर फिर भी इथरल आपको मिलता है, जो कि डोज रहता है दोस्तों उसका आपका 20 लीटर के पंप में आपका डलता है 40 ml के आसपास, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ml आपका डलता है। ये और भी बहुत सारे पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पाइनएप्पल, सेब वगैरह, टमाटर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है पकाने के लिए एक बराबर जल्दी से, काफ़ी अच्छा इससे कलर भी आता है। पर दोस्तों ऐसी दवाइयों से जो रहता है, और भी बहुत सारी आपको दवाइयाँ मिलती है जो इलीगली हैं, पर उनसे ऐसा रहता है कि आपकी प्रोडक्शन में काफ़ी जो है फ़र्क पड़ता है। अगर आपका भी हार्वेस्ट शुरू है, अगर 90 से 100 दिन की आपकी फ़सल है, अगर उस दौरान आप इनका छिड़काव कर लेते हो तो आपकी फ़सल में जो है एकदम से पूरा का पूरा पक जाता है, पूरा का पूरा पौधा आपका, पत्तियां तक पीली पड़ जाती हैं उससे, इवन फ्रूट जो रहता है वो पीला होना शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो पकता है, लाल होता है। 3 से 4 दिन का टाइम पीरियड लगता है, मैंने देखा है अपने आसपास भी लोगों को इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि छोटे से छोटा टमाटर भी जो है पक जाता है, अगर उसको आप जो है हफ्ता या 10 दिन तक नहीं तोड़ान करते हो तो अपने आप ही गिर जाता है वो पेड़ों से, जो आपका पौधा रहता है उससे एकदम से अपने आप ही गिर जाता है। एक बार ऐसा हुआ था इंसिडेंट अपने आसपास की, गर्मियों के सीज़न में जो है बहुत रेट आया, एकदम से जंप किया रेट। आज जो था वो 250 के आसपास क्रेट था, अगले दिन 350 गया, उससे अगले दिन 450 गया, उसके बाद 750 एकदम से क्रेट पहुंच गया। तो अपने आसपास कुछ थे जिन्होंने कि एकदम से इसका छिड़काव कर लिया, कुछ दवाइयों का जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका इस्तेमाल किया, और एकदम से जो है 750 के बाद एकदम से जो है रेट धड़ाम हो गया। 2 से 3 दिन में ही रेट दोबारा से जो है 150 से 200 रुपये क्रेट पहुँच गया। तो उन्होंने उसको होल्ड किया, स्प्रे उन्होंने कर दिया था पूरे खेत में, पर उन्होंने फिर भी टमाटर को जो है होल्ड किया, और वही टमाटर जो है 7-8 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद अपने आप ही गिरना, बिल्कुल एकदम से पिचक गया और पुल पुला हो गया और अपने आप ही गिरना शुरू हो गया पौधे से। और वो सही समय से ना निकाला जाए या मार्केट में उस सही समय से ना बिके, तब भी वो पिलपिला होकर पिचक जाता है अपने आप ही, या फिर उसको बाज़ार में जो है कस्टमर उसको नहीं खरीदते हैं, घर नहीं लेके जाते हैं, फिर उसमें थोड़ा इफेक्ट रहता है जो कि हानिकारक रहता है स्वास्थ्य के लिए, जो उपभोक्ता उसको खरीदते हैं। तो इसका थोड़ा अवॉइड ही करें दोस्तों। नेचुरली पकी हुई चीज़ जो रहती है वो नेचुरली ही रहती है, और सर्दियों के मौसम में जो है टमाटर बहुत ही धीरे धीरे पकता है, तो उसके लिए आप जो है कच्चा टमाटर निकाल के उसको घर पे जो है एज इट इज़ ही 2-3 दिन जो है क्रेट में रखिए, अपने आप वो पक जाता है नेचुरल तरीके से। और उसके बाद हमारा काम रहता है दोस्तों फसल को उखाड़ना, जिसका ब्लॉग भी बनाया था मैंने कि किस तरीके से हमने डंडे उखाड़े थे। आप खेत थोड़ा भिगो लीजिए, उसके बाद जो है थोड़ा नरम पड़ जाता है खेत, जिससे कि डंडे निकालने में भी आसानी होती है। आप डंडे निकाल लीजिए और उसी खेत को जो है उसमें उसके बाद जो है उसको 2 से 3 महीने जो है खाली छोड़िए, यानी 1 महीना तो कम से कम आप छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे उसको। उसकी 2 से 3 बार या 4 बार उसकी जुताई कीजिए, कम से कम 2 बार तो कीजिए उसकी, कम से कम हम जो है 4 बार अपने खेत की जुताई कर लेते हैं उसके बाद। और बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि एक ही खेत में जो है बार बार टमाटर की ही फसल ली जा सकती है या नहीं, तो ज़रूर ली जा सकती है दोस्तों। मैं अपने एक खेत है मेरे पास जिसमें कि हम लगभग जो है 17 साल से जो है कंटिन्यू उसमें टमाटर लगा रहे हैं, हर वर्ष उसमें टमाटर लगाया जाता है, जिसमें कि बरसात का टमाटर खास तौर पे लगाया जाता है। तो हम उसमें जो है जुलाई के मध्य में जो उसमें प्लांटेशन करते हैं, वही टमाटर हमारा जो है फरवरी तक चलता है आराम से। फरवरी कभी कभार वो मार्च भी पहुंच जाता है, अगर बारिश अच्छी रहती है, मौसम अच्छा रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है उस वक्त, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, तो वो मार्च तक भी क्रॉस कर जाता है। तो उसके बाद हम जो है उसमें जो उसकी अच्छे से जो जुताई करते हैं, 2 से 3 बार, हम 4 बार भी उसकी जुताई कर लेते हैं गर्मियों में, जिससे उसमें कोई बेल्ट की समस्या भी नहीं आती, कोई वायरस की समस्या नहीं आई आज तक, और ना ही कभी इतनी ज़्यादा कोई फंगस ब्लाइट, और ना ही कोई प्रोडक्शन में कमी आई। हर वर्ष उसमें प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। पर हम उसमें जो वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, केंचुआ लगा हुआ गोबर जो है अच्छी मात्रा में उसमें डालते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लगभग 1000 क्विंटल के आसपास, हम उससे ज़्यादा डाल देते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा, जो एक ट्राली से ऊपर ही हम गोबर डालते हैं हर वर्ष। कभी कभार एक वर्ष हम उसमें गैप डाल देते हैं, क्योंकि आप जितना खाद डालते हो, खाद कुछ समय तक जो है आपकी इन मिट्टी को नरम करता है, उसके बाद जितनी आप खाद डालते रहते हो उससे मिट्टी सख्त होती जाती है, रसायन से सख्त हो जाती है। जितना आप उसमें वर्मी कंपोस्ट डालोगे, गोबर डालोगे, वो उतनी ही जो है उपजाऊ होती है, उतनी ज़मीन आपकी नरम होती है। जितनी आपकी ज़मीन नरम होगी वो ईजिली जो है पानी एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि आपके पौधे जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं, उनकी जड़ें छोटी छोटी होती हैं, वो ऊपर ही जो है 5 से 6, 7, 10 इंच तक जो है ग्रो करते हैं, उससे नीचे उसकी जड़ें नहीं जाती है, बड़े पेड़ नहीं है, वो छोटे पेड़ हैं। तो उसमें ये रहता है कि जितनी नरम आपकी ज़मीन होगी, ईजिली उसकी जड़ें सर्वाइव करेंगे, वो ईजिली जो है न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से खींच पाएगी,
और जो आपका गोबर रहता है वो फैलावट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। वो आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है जड़ों में, क्योंकि स्पोर आपके मिट्टी में बने रहते हैं, यानी छेद बने रहते हैं, जिससे कि ईज़िली जो है वो बहुत सारी जो गैसेस ज़रूरी रहती हैं या फिर आप खाद वगैरह डालते हो ईज़िली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं उसकी जड़ों में। और जो दोस्तों मैंने पीछे आपको फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का शेड्यूल बताया, वो आपने रिपीट करना है हर 8 से 12 दिनों में। अगर ज़्यादा बारिश होती है, कीड़े ज़्यादा लगते हैं, तो उसको आप 6 दिनों में भी रिड्यूस कर सकते हो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड को। तो इसी के साथ दोस्तों अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।